आज जिस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ, वो डेफ़िनेटली आपको बहुत मदद देगा। हम सब कुछ नए विचार सोचते हैं, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, व्यवसाय के कुछ नए विचार लेके आते हैं। उन विचारों से लेकर उस बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने तक ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारी होती हैं, जिनका हमें हमेशा चोरी होने का डर रहता है। जैसे कि अगर आपका घर है तो आप उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं ताकि आपके घर के अंदर के सामानों को कोई चुरा ना सके। आप ताले लगाते हैं, आप बड़े-बड़े दरवाजे बनाते हैं। सिमिलरली हमारे अंदर से जो विचार निकल के आते हैं, जो आइडियाज़ निकल के आते हैं, जिस तरीके से हम अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करते हैं, वो भी हमारे ही होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें और ये जो हमारे विचारों से उत्पन्न होकर जो हमारे ब्रांड एस्टैब्लिश होते हैं, विचार से लेके एस्टैब्लिशमेंट तक, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इन्हें भी सेफ करने का, इनको भी सिक्योर करने का हमारे पास अधिकार होता है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग से उत्पन्न हुई है, जिस पे आपका ठप्पा लग गया है, वो डेफ़िनेटली आपका है, लेकिन उस पर आप अपना अधिकार कैसे बनाए रखें, कैसे आप ये मेक श्योर करें कि वो किसी दूसरे के पास ना जाए, उसकी चोरी ना हो, इसी के ऊपर आधारित है हमारा आज का विषय, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। तो आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में, ताकि आपको भी जो भी आपने अभी तक नया सोचा है, नया ब्रांड बनाया है, आप उसका बचाव कर सकें। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या? एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसको वो अधिकार देती है कि वो अपने विचार, अपने ब्रांड नेम को अपने प्रतिस्पर्धियों से बचा सके। जैसे कि हमको अगर भूख लगी है और अगर हम शहर में घूम रहे हैं, तो हमें कहीं भी बड़ा सा एम अगर दिखाई देता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है। तो अगर ऐसे ही साइन कोई दूसरा भी यूज़ कर ले, तो वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो गलत हो सकता है, क्योंकि हम मैकडॉनल्ड्स की तलाश में वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे कोई दूसरा आउटलेट ऐसा साइन रख के कार्य कर रहा है। तो कैसे मैकडॉनल्ड्स अपने इस साइन को बचाए, कैसे वो कंपनी अपने इस ब्रांड इमेज को बचाए, इसी बचाव को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं कि आपके पास अधिकार होता है कि आप अपने विचार, संपत्तियों, ब्रांड नेम, लोगोज, इन सब को आप सेफ रख सकें, यानी कि उसका उपयोग सिर्फ आपके हाथ में हो। आप चाहें तो किसी और को दें, आप चाहें तो ऐसा ना भी करें। तो बहुत ज़रूरी है कि इन राइट्स के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी हो। इन अधिकारों में कौन-कौन से अधिकार शामिल हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बताना चाहूँगी। जो अधिकार शामिल हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य यानी कि बिज़नेस सीक्रेट। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और बिजनेस रहस्य क्या हैं और हम कैसे इनके आधार पर इनमें से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको समझें और कैसे हम अपने इन अधिकारों की रक्षा करें, इसके बारे में हम आगे चलते हैं और इसको थोड़ा-सा और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक संपदा के प्रकार, यानी कि हम बहुत तरीके के अपनी बौद्धिक संपदाओं को जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो बौद्धिक संपदाएं जो हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं और उनका प्रोटेक्शन भी हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि एकीकृत लेड आउट डिज़ाइन, आपने कोई डिज़ाइन बनाई है, उसका हो सकता है आपने छोटा सा पार्ट बनाया हो, वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में जाके जुड़ गया हो, लेकिन वो जो पार्ट आपने क्रिएट किया है वो आपका अधिकार है, आपका बौद्धिक अधिकार है, वो आपने दिया है। दूसरा, भौगोलिक संकेत, कोई भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो हम नया सोच के आए हैं, जो हमने ढूंढा है, वो भी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। कॉपीराइट यानी कि सर्वाधिकार,
हमारा किसी भी चीज़ पे जो हमने क्रिएट किया है, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो ड्राइंग हो सकता है, वो आर्किटेक्चर ड्राइंग हो सकता है, किसी भी प्रकार का रचनात्मक कार्य जो हम करते हैं उस पे हमारा कॉपीराइट होता है। प्लांट की किस्में, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं और आप कुछ नए प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो बना रहे हैं या आप उसमें कुछ नई खोज कर रहे हैं, तो उस पर भी, प्लांट वैरायटीज़ पर भी आपका जो है वो बौद्धिक अधिकार है। औद्योगिक डिज़ाइन, कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहलाता है, उसको आपने बनाया है, आपने क्रिएट किया है, कोई आर्किटेक्चरल चीज़ आपने बनाई है, तो वो भी आप ही के बौद्धिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। ट्रेडमार्क, जो हम वेरियस मार्क्स यानी कि चिन्ह देखते हैं जिससे हम ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये टाटा है, ये रिलायंस है, ये मैकडॉनल्ड्स है, ये सारे जो मार्क्स हैं इनको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, जिनके थ्रू हम पहचानते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है। तो अगर आपने भी ऐसा कोई चिन्ह बनाया है तो आप ट्रेडमार्क के अंदर उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। पेटेंट, यानी कि आपने कोई भी नई चीज़ की खोज की है, आविष्कार किया है, तो आप उसको पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। और कई गोपनीय सूचनाएं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो सिर्फ आपकी है और आप तक रहनी चाहिए, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपने देखी, ये सभी बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं और आप इन सभी पर अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, राइट। आइए अब इन्हीं बौद्धिक संपदाओं के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जैसे कि पेटेंट क्या होता है, आप कैसे पेटेंट करा सकते हैं, ट्रेडमार्क क्या है, कैसे आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर कॉपीराइट क्या है, क्योंकि यही तीन जो है वो मुख्य रूप से हमारे काम आते हैं और इनकी जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ट्रेडमार्क पंजीकरण। सबसे पहले तो ट्रेडमार्क है क्या, जैसे कि मैं अभी आपसे चर्चा कर रही थी, कोई भी चिन्ह जो आपने बनाया है अपने ब्रांड इमेज को स्टैब्लिश करने के लिए, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मैकडॉनल्ड का जो चिन्ह है वो उनका ट्रेडमार्क है, सिटी बैंक का जो चिन्ह है वो उनका ट्रेडमार्क है, किसी भी बैंक के चिन्ह को हम उनका ट्रेडमार्क कहते हैं। तो बेसिकली वो जो ब्रांड नेम जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। एक चिन्ह होता है जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करने के लिए आवश्यक होता है, और साथ ही साथ जब हम ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना भी आसान हो जाता है। अगर आप देखें तो हर वो कंपनी जो व्यवसाय कर रही है उसका अपना ट्रेडमार्क है। आप कंप्यूटर से शुरू करके कहीं भी पहुंच जाएं, आपको वहां ट्रेडमार्क दिखेगा। सैमसंग का अपना ट्रेडमार्क है, एप्पल का अपना ट्रेडमार्क है, डेल का अपना ट्रेडमार्क है, जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनके अपने ट्रेडमार्क हैं। तो यही वो चिन्ह हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये किस कंपनी का है, और सिर्फ उसी ट्रेडमार्क को यानी कि उसी चिन्ह को देखकर हम समझ जाते हैं कि हम किस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं। तो ट्रेडमार्क आपकी कंपनी के ब्रांड को स्टैब्लिश करता है और साथ ही साथ आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको भी रिकग्निशन देता है। तो ऐसे में अगर आपने कोई स्पेशल ट्रेडमार्क, स्पेशल चिन्ह अपनी कंपनी के लिए बनाया है, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि सिर्फ आप ही की कंपनी उस चिन्ह के माध्यम से जानी जाए और कोई भी दूसरा व्यक्ति उस चिन्ह को ना चुरा के ले जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही कि अगर बड़ा सा M कहीं बना हुआ है रेड कलर से, तो हम सब यही सोचेंगे कि वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन अगर किसी और ने उसको वहाँ पे चोरी करके लगा दिया तो फिर इसका मतलब हमारा जो चिन्ह है वो कोई और भी यूज़ कर रहा है। तो ये हमारी राइट है कि हमने जो चिन्ह अपने कंपनी के लिए बनाया है हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसका बचाव करें, और इसी के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी मदद करता है। आइए अब समझते हैं कि ट्रेडमार्क किए जाने वाले वस्तुओं के चिन्ह में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले रेखांकन के माध्यम से
वो उसकी पहचान बनाने में सक्षम हो। जैसा कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे थ्रू ट्रेडमार्क। तो जो भी चिन्ह आपने क्रिएट किए हैं, जो भी चिन्ह आपने बनाए हैं, आप बिल्कुल चाहेंगे कि आप ही का प्रोडक्ट जो है उस चिन्ह से पहचाना जाए। जैसे कि अगर कहीं बड़ा सा एम का बोर्ड लगा हुआ है तो हम सब यही सोच के जाएंगे कि वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन अगर वहाँ मैकडॉनल्ड्स ना हो के कोई दूसरी कंपनी उसी साइन से वहाँ पे व्यापार कर रही हो, तो इस तरीके से उनका ट्रेडमार्क जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए कोई चिन्ह सोचा है तो उस चिन्ह का उपयोग सिर्फ आप ही करें, और ये पॉसिबल है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से। तो आइए अब समझते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए उसमें क्या क्या आवश्यक बातें हैं। तो सबसे पहले रेखांकन के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है या उसका जो ट्रेडमार्क है उसका कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसी कागजी रूप में वो होना चाहिए। सिर्फ उसका ब्रांड या लोगो कहीं छपा नहीं होना चाहिए, उसका फॉर्मेट आपके पास कहीं पेपर पर भी होना चाहिए। दूसरा, एक इकाई के सामान या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचानने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक यूनिट है उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज से अलग ज़रूर दिखना चाहिए। मतलब आपके ट्रेडमार्क जो है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को ब्रांड करे और उसका जो रेखांकन है या जो उसकी क्वालिटी है या जो उसका टाइप है वो डेफिनेटली दूसरे से अलग होना चाहिए, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके, उसे अलग तरीके से पहचान दिला सके। तीसरा और ज़रूरी, माल या सेवाओं और एक इकाई के बीच एक संबंध को इंगित करने के लिए माल या सेवाओं के बीच में जो निशान है उसका उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित होना चाहिए। यानी कि इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो भी आपने प्रपोज किया है ट्रेडमार्क, वो आपके कंपनी की जो गुड्स है या सर्विसेज है उससे थोड़ा सा कनेक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरे कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज से हम उनको अलग कर सके, उनको पहचान सके। देखिए यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये कि गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रकार के कई होते हैं मार्केट में। जो आपकी सर्विसेज है वो बाकी लोग भी दे रहे होंगे, जो प्रोडक्ट्स आपके हैं वो बाकी लोगों के भी होंगे। तो ऐसे में जो आप अपनी कंपनी के थ्रू लेकर आए हैं उसका ट्रेडमार्क कुछ ऐसा हो जो कि एक आपके गुड्स एंड सर्विसेज से कनेक्टेड हो, उसको देख के लोग समझ सके, और दूसरा वो दूसरे यूनिट्स यानी कि जो दूसरे लोग भी उन सर्विसेज को लेकर आए हैं उनसे भी अलग हो। मतलब ना सिर्फ उनके निशान अलग हो बल्कि वो वहाँ पर उसे डिस्टिंग्विश करने में भी मदद कर सके। तो अगर ये तीनों बातें आपके ट्रेडमार्क में हैं तो आप ट्रेडमार्क के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है वो बेसिकली हम अपने जो ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए जो चिन्ह बनाते हैं, जो लोगोज बनाते हैं, उसे हम ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर करवा सकते हैं। एक ट्रेडमार्क को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो चिन्ह है या ये जो लोगो है इट इज़ टेकन, मतलब ये लिया जा चुका है या नहीं, या फिर ये फ्री है। तो सबसे पहले हम कई जगहों पे देखते हैं कई लोगोस के सामने लिखा होता है टीएम। अब आप सोचते होंगे कि ये टीएम क्या है, कभी आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, कभी किसी से पूछा होगा। तो ये टीएम जो है ये अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज होता है, यानी कि ये चिन्ह है जिसका उपयोग प्रचार ब्रांड के सामान के लिए किया जाता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर टीएम उपयोग होता है। जहाँ पर एक अपंजीकृत सेवा के लिए अर्थात जिसका उपयोग प्रचार या ब्रांड सेवाओं के लिए किया जाता है वहाँ पर एसएम यूज होता है, और जहाँ पर भी आप ये आर का निशान पाते हैं यानी कि ये ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर हो चुका है, पंजीकृत हो चुका है, और इसका उपयोग जो है वो सभी के लिए वर्जित होता है। तो जहाँ टीएम लिखा है वो अनरजिस्टर्ड है,
आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अपंजीकृत है, लेकिन जहाँ आर लिखा होता है इसका मतलब रजिस्टर्ड होता है, इसका उपयोग वर्जित होता है। यानी कि आपने जो चिन्ह या ब्रांड लोगो बनाया है, अब उसका उपयोग कोई और नहीं कर सकता है। तो ये निम्नलिखित चिन्ह है जिनसे हम समझ पाते हैं कि कौन सा लोगो या चिन्ह जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है और कौन से अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आइए आगे चलते और समझते हैं कि ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने की प्रक्रिया क्या है, उसे हम किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में किस प्रकार से या किन किन चीज़ों का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है। तो कई ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कार्यालय जो हैं वो आपके सीमा क्षेत्र में ही होते हैं और कई के लिए आपको थोड़ा सा शहर तक जाना पड़ता है। तो कौन से आपके सीमा क्षेत्र में आते हैं इसको आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो ट्रेडमार्क का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के लिए एक आवेदन दाखिल करना होता है। यानी कि सबसे पहले आपको ऑफिस जाना पड़ेगा जहाँ पे ट्रेडमार्क पंजीकरण होता है और वहाँ पर आपको ट्रेडमार्क को पंजीकृत करने के लिए दावा करना पड़ेगा। यानी कि ये जो चिन्ह है या ये जो लोगो है ये हमारा है, ये किसी और का नहीं है। जब आप रजिस्ट्रार को आवेदन देते हैं तो रजिस्ट्रार जो है उसकी जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या ये जो ट्रेडमार्क आप रजिस्ट्रेशन के लिए लेके आए हैं ये वाकई में जो है वो मौजूद है या फिर वो किसी और के द्वारा ले लिया गया है। जब रजिस्ट्रार के द्वारा ये देख लिया जाता है कि आपका जो ब्रांड लोगो है वो पंजीकृत नहीं है, उसके बाद आपको ट्रेडमार्क जर्नल में एक आवेदन देना होता है, अपने प्रकाशन करना होता है अबाउट योर ट्रेडमार्क जो आप लेना चाहते हैं। ये आप पंजीकरण के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो जब ये तीसरी स्टेप पे आप आते हैं, जब रजिस्ट्रार देख चुके होते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क के लिए आप लेकर आए हैं लोगो डिज़ाइन ये पंजीकृत नहीं और आप इसको ले सकते हैं, उसके बाद ट्रेडमार्क जर्नल में आपको एक प्रकाशन देना होता है अपने लोगो के बारे में। जब ये तीसरा स्टेप आप पार करते हैं तो चौथे पड़ाव में आपके प्रकाशन के 3 महीने तक का इंतजार किया जाता है। उस 3 महीने में कोई भी व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि ये जो ब्रांड नेम जो भी आप ट्रेडमार्क कराने के लिए लाए हैं ये उनका रजिस्ट्रेशन है, जिसकी अवधि 1 महीना और बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ये वेटिंग पीरियड होता है जिसमें लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई और अगर क्लेम करता है तो फिर पंजीकरण जो है उसकी प्रक्रिया और बढ़ जाती है। तो चौथे स्टेप के बाद जब ऐसे में आपकी वेटिंग चल रही होती है और कोई भी दावा नहीं करने के लिए आता है, तब फिर आप आगे बढ़ते हैं और अगर पंजीकरण आपके पक्ष में होता है तो आपको और आगे की प्रक्रियाओं को पूरी करना होता है और अगर आप फैसला आपके विपक्ष में होता है तो एक अलग प्रक्रिया से आपको गुजरना होता है। ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रजिस्ट्रार आवेदक को एक ट्रेडमार्क पंजीकरण जारी कर देता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रार इशू कर देते हैं। यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है यानी कि आपका जो लोगो है या चिन्ह है वो रजिस्टर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन नंबर अलॉट होता है, एग्जामिनेशन जो है उसकी रिपोर्ट होती है और उसके बाद अगर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि मैं इस वाले पॉइंट पर चर्चा कर रही हूँ आपसे, आवेदन भरने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्रक्रिया सीधी है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। आपको ट्रेडमार्क जो है उस पे जर्नल पे प्रकाशित होने के बाद अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन आता है तो ऑपोजिशन फेज में आप चले जाते हैं, यानी कि वहाँ पर फिर आगे दोनों पक्षों से बात की जाती है और फिर किसी एक पक्ष के लिए फैसला लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू जो है
वो विद ऑब्जेक्शन है, किसी ने पहले ही ऑब्जेक्ट कर दिया है तो रिटन सबमिशन डाली जाती है, एफिडेविट अगर एप्लीकेबल है तो, फिर शो कॉज हियरिंग पोस्ट होती है, फिर टीएलए ऑर्डर रिसीव होता है और वहां से फिर वही प्रक्रिया में हम जाते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाता है या रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने की स्थिति में वही सारी प्रक्रिया फिर से हो जाती है। तो इस प्रकार से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है।